Students, very good morning to all of you. Myself Suresh Kumar, teacher in Zone Tralpura and District Kupwara. Students, today we are going to do 12th chapter of class 8 mathematics, and the name of the chapter is direct and inverse proportion. We have already discussed about direct proportion. Today I will mainly focus on inverse proportion. तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, सब टॉपिक इनवर्स प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स, जब हमने डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन को शुरू किया था तो शुरू में ही मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में बताया था कि जब दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से डिपेंडेंट है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी उसके ऊपर डिपेंडेंट जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी बढ़ती है, और अगर एक क्वांटिटी घटती है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट दूसरी क्वांटिटी भी घटती है। और ये इसका घटना और बढ़ना ये कुछ इस तरीके से होता है कि अगर कोई क्वांटिटी x टाइम बढ़ेगी उसके ऊपर डिपेंडेंट जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी x टाइम ही बढ़ती है। जब इस तरीके से क्वांटिटीज़ डिपेंडेंट होती है एक दूसरे के ऊपर उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शंस कहते थे, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो कांस्टेंट होता था दैट वाज इक्वल टू x1 ओवर y1, ठीक है, या फिर x ओवर y के बराबर होता था। x ओवर y की जो रेशो थी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पूरे टेबल के बीच में कांस्टेंट रहती है। बात करें अगर इनवर्स प्रोपोर्शन की, ऐसी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ जो कि एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से डिपेंडेंट है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है उसके ऊपर डिपेंडेंट जो दूसरी क्वांटिटी होगी वो घटती है, और अगर एक क्वांटिटी घटती है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो दूसरी क्वांटिटी होगी वो बढ़ती है। और इसके घटने बढ़ने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि अगर एक क्वांटिटी x टाइम बढ़ती है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो दूसरी क्वांटिटी है उसी x से डिवाइड हो जाती है और कम हो जाती है, और अगर एक क्वांटिटी कम होती है x टाइम तो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो दूसरी क्वांटिटी है वो उसी x से मल्टीप्लाई होती है और बढ़ती है, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ, अगर एक क्वांटिटी x से मल्टीप्लाई होती है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो दूसरी क्वांटिटी है उसी x से डिवाइड हो जाएगी, उसी x टाइम से डिवाइड हो जाती है। इस तरीके से डिपेंडेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि क्वांटिटीज़ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दे आर वेरिंग इनवर्सली, ठीक है। इस तरीके से हम उनको कह सकते हैं। अब इनवर्स प्रोपोर्शन को और ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। उस एग्ज़ाम्पल को अगर आप समझोगे तो आप चीज़ों को आसानी के साथ समझ जाओगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिख के रखा हुआ है। एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरीके से है कि कोई लड़की है, ठीक है, जो कि अपने घर से अपने स्कूल की तरफ जा रही है। ये उसका घर है, ये उसका स्कूल है, और बीच में कोई डिस्टेंस है, जाहिर सी बात है डिस्टेंस होगा। उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो कुछ टाइम लगाती है। जब वो किसी स्पीड के साथ चलती है तो कुछ टाइम लगाती है अपने घर से अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए। अब जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी, जितनी ही ज़्यादा वो स्पीड के साथ चलेगी उतना ही उसको कम टाइम लगेगा अपने घर से अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए। क्यों? अगर स्पीड ज़्यादा होगी वो जल्दी पहुंच जाएगी, टाइम कम लगेगा। तो स्पीड और टाइम का यहाँ पर मैं कंपैरिजन करूँगा।
जो वो लड़की ले रही है अपने घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए। तो देखो, इसीलिए मैंने टेबल भी किसका बना के रखा हुआ है, स्पीड, जो कि मैं किलोमीटर पर आवर में ले रहा हूँ, क्योंकि स्पीड का तो आपको पता ही है किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट होता है, या मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर किलोमीटर पर आवर या मीटर पर आवर इसका यूनिट होता है। यूजुअली हम किलोमीटर पर आवर ही इसका यूनिट लेते हैं। तो स्पीड जो कि मैं किलोमीटर पर आवर में ले रहा हूँ, उसका कंपैरिजन कर रहा हूँ टाइम टेकन, जो वो टाइम ले रही है अपने घर से अपने स्कूल तक पहुँचने के लिए। तो देखो, जब उस लड़की की स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, तो वो लड़की 30 मिनट में अपने घर से अपने स्कूल तक पहुँचती है। जैसे ही वो अपनी स्पीड को बढ़ाती है, 3 से वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर कर देती है। तो स्पीड कितने गुना बढ़ी यहाँ पर, 3 से 6, 2 गुना स्पीड को उसने बढ़ा दिया है। दूसरी साइड जैसे उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया, दूसरी साइड घर से स्कूल तक पहुँचने का जो टाइम है उसमें क्या तब्दीली आई, वो देखो 30 मिनट से 15 मिनट में तब्दील हो गया। जब 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी तो 30 मिनट लग रहे थे, लेकिन जैसे ही 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलना शुरू करती है तो उसको सिर्फ 15 मिनट का ही टाइम लग रहा है। यहाँ पर आप एक चीज़ को देख रहे हो कि स्पीड जो है वो 2 गुना बढ़ी है, 3 से 6 होने के लिए 2 गुना बढ़ी, ठीक है। यानी कि ये जो 3 है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुए तो 6 बना है। दूसरी साइड इसको देख लो, टाइम को देख लो, 30 मिनट का टाइम लग रहा था जब स्पीड उसकी 3 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन जैसे ही 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हुई तो 30 मिनट से वो 15 मिनट पे आ गई। जहाँ पर 30 मिनट लगते थे, अब उसको सिर्फ 15 मिनट में ही वो डिस्टेंस घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है उसको कवर कर लेती है। तो कितने मिनट का फ़र्क आ गया, 15 मिनट का, आधा हो गया टाइम। कितना हो गया, टाइम आधा हो गया। स्पीड डबल हो गई और टाइम हो गया आधा। 2 के साथ में यहाँ पर जो स्पीड थी वो मल्टीप्लाई हुई और टाइम उसी 2 के साथ में यहाँ पर डिवाइड हो गया। इस तरीके की वेरिएशंस को ही तो हम क्या कहते थे, इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, जिसमें जितने गुना एक चीज़ बढ़ती है उतने ही टाइम जो दूसरा नंबर है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसी नंबर के साथ में दूसरा नंबर डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पर 3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 गुना बड़ा है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 6 बना। उसी 2 के साथ में ये टाइम डिवाइड हुआ, 30 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2 तो 15 आ गया, ठीक है। तो जिस नंबर के साथ में एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसी नंबर के साथ में उसके ऊपर डिपेंडेंट जो दूसरी चीज़ है या दूसरी क्वांटिटी है वो डिवाइड हो रही है। इसी तरीके की डिपेंडेंस को ही हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। आगे और ज़्यादा समझने के लिए इसी टेबल को और पढ़ लेते हैं। आगे जब उसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर हुई तो टाइम जो वो ले रही थी घर से स्कूल पहुंचने के लिए वो 10 मिनट हो गया, 30 से 10 मिनट पे पहुंच गई वो। अब यहाँ पर देख लो स्पीड में कितना तब्दीली आई थी, 3 से 9 होने के लिए वो 3 गुना बढ़ा, ठीक है। 3 से 9 होने के लिए 3 किलोमीटर पर आवर से 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचने के लिए 3 गुना फ़र्क आया। कितने गुना, 3 गुना। 3 गुना स्पीड में अगर फ़र्क आया है तो टाइम में कितना फ़र्क लगा, कितना फ़र्क आया, 30 से 10 मिनट, 30 से 10 मिनट। मतलब 3 के साथ यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुआ, उसी 3 के साथ में ये 30 डिवाइड हो रहा है, इसीलिए तो उसको इन्वर्सली कहते हैं। इन्वर्स का मतलब ही होता है उल्टा चलना। समझ में आ रहा है कुछ, इन्वर्स का मतलब ही होता है उल्टा। जिस नंबर के साथ में कोई x क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है उसी नंबर के साथ में y क्वांटिटी डिवाइड हो रही है, तभी तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आगे और समझने के लिए 3 किलोमीटर पर आवर से अब वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ गई है, ठीक है। तो कितने गुना फ़र्क आया, 15 गुना।
15 गुना अगर स्पीड के बीच में फ़र्क आया है तो टाइम के बीच में क्या फ़र्क पड़ा, 30 मिनट से 2 मिनट पे पहुंच गई है वो। कहाँ 30, कहाँ 2 मिनट, कितना फ़र्क आ गया, कितना फ़र्क आ गया, फ़र्क आ गया 30 डिवाइडेड बाय 15। जितने गुना यहाँ पर ये x क्वांटिटी बढ़ी है उसी नंबर के साथ में, उसी गुना के साथ में y क्वांटिटी डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक साइड क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी साइड क्वांटिटी कम हो रही है। जितने गुना इधर बढ़ रही है उसी नंबर के साथ में जो दूसरी क्वांटिटी y क्वांटिटी है वो डिवाइड होती जा रही है और कम होती जा रही है। तो इस तरीके की वेरिएशन को ही हम क्या कहते हैं, इन्वर्स वेरिएशन या फिर इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इन्वर्स वेरिएशन या फिर इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, या फिर इसको इनडायरेक्ट वेरिएशन भी कहते हैं। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन को डिनोट करने के लिए मैथमेटिक्स के केस में हम कैसे लिखते हैं, ये दो क्वांटिटी ली थी ना, स्पीड और टाइम, तो यहाँ पर स्पीड और टाइम क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन को हम लिखेंगे स्पीड इज़, ये किसका प्रोपोर्शन का साइन है, स्पीड इज़ प्रोपोर्शन, लेकिन कैसा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/टाइम, 1/टाइम लिखा है। अगर सिर्फ टाइम लिखता मैं तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन जाता है। मैंने क्या लिखा है, 1/टाइम। 1/टाइम का मतलब हो गया स्पीड जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। इस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, ठीक है, या फिर इन्वर्स प्रोपोर्शन का जो साइन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है, स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तो इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए मैं कांस्टेंट लगाता हूँ k, और क्या बन जाएगा, स्पीड इज़ इक्वल टू k इंटू 1/टाइम। यहाँ पर k जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, जो इस टेबल के बीच में वैल्यू कांस्टेंट मतलब बिल्कुल बदलने वाली नहीं है, वो ये k है। और यहाँ पर अगर मैं k को ढूंढने की कोशिश करूँ तो k किसके बराबर आएगा, वो कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो वो आएगी, कर लो यहीं से इक्वेशन को ही देख लो, स्पीड इक्वल टू k इंटू 1/टाइम था, तो टाइम इस साइड में चला जाएगा। ठीक है, स्पीड वाली साइड में, इक्वल टू के दूसरी साइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम जो है डिनोमिनेटर है, इस साइड में ये न्यूमरेटर बन जाएगा, तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू k के बराबर आ रहा है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू k के बराबर आ रहा है। यानी कि इस टेबल के बीच में कौन सी वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, स्पीड इंटू टाइम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के केस में। और स्पीड को तो हमने x माना हुआ था, यहीं से देख लो, स्पीड x के साथ डिनोटेड है और टाइम y के साथ डिनोटेड है, तो स्पीड इंटू टाइम x इंटू वाई। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू k था, उसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, x इंटू वाई इक्वल टू k। यानी कि क्या चीज़ कांस्टेंट रहने वाला है इस टेबल के बीच में, x इंटू वाई, वो वैल्यू सेम रहने वाली है। अब यहाँ से इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके ही, इसी कांस्टेंट का इस्तेमाल करके ही, ठीक है, हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के जितने भी सवाल होते हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन तो हमको मिल गई कि इस टेबल के बीच में मैं जहाँ पे भी चला जाऊँ क्या चीज़ सेम रहने वाला है, x इंटू वाई जो है वो सेम रहने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 इक्वल टू x3 इंटू y3 इक्वल टू x4 इंटू y4 इक्वल टू xn इंटू yn रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाली है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ के केस में। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन में मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बताना चाहूँगा जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को प्रेफर करती हैं या इन्वर्स प्रोपोर्शन की बहुत ही अच्छी एग्जांपल्स हो सकती हैं।
जिससे आप इन्वर्स प्रोपोर्शन को और भी ज़्यादा समझ सकते हो। तो नंबर 1 जो एग्जांपल है मेरे पास, दैट इज़ नंबर ऑफ लेबरर्स एंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ ए हाउस। मान लेते हैं आप किसी घर को बना रहे हो, ठीक है, और उस घर को बनाने के लिए आपने मज़दूर लगा के रखे हुए हैं। 2 मज़दूर थे तो 5 दिन के बीच में काम, 10 दिन के बीच में काम ख़त्म हो रहा था। क्या 2 मज़दूर थे तो 10 दिन के बीच में काम ख़त्म हो रहा था। अगर आप 4 मज़दूर लगाओगे तो क्या होगा, 5 दिन के बीच में काम ख़त्म हो जाएगा। एक साइड में अगर आप मज़दूर का नंबर बढ़ाते हो तो दूसरी साइड उसी घर को या उसी घर के काम को ख़त्म करने के लिए जो टाइम लग रहा था, जो दिन लग रहे थे, वो कम हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क एंड नंबर ऑफ द लेबरर्स हु आर डूइंग द वर्क्स, इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे ये? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्यों होंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ लेबरर्स को बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क कम हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ लेबरर्स को कम करूंगा तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क ज़्यादा हो जाएंगे। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो कौन सी है? When you are given fixed amount and you go to buy books, in that case rate of books and number of books purchased will be inversely proportional। मतलब आपको मैंने फिक्स्ड अमाउंट मतलब फिक्स पैसा दे के रखा हुआ है, लमसम आपको पैसा दे दिया है मैंने, और आपको कहा जाता है कि आप मार्केट में जाओ और कुछ किताबें खरीद के लाओ या कोई किताब खरीद के लाओ। अब मार्केट में अगर आप जाओगे किताब लेने के लिए, आपको पैसे तो फिक्स दे के रखे हुए हैं। किताब लेने के लिए अगर आप जाओगे तो किताब का कोई रेट होगा, जितना ज़्यादा उसका रेट होगा उतना ही ज़्यादा आपको पैसे देना पड़ेंगे किताब के लिए, और जितने ज़्यादा पैसे दोगे आप उतने ही उसी के मुताबिक आपको किताबें मिलेंगी, नंबर ऑफ बुक्स मिलेगी। ठीक है, अब दिए गए पैसे के बीच में आप कितने नंबर ऑफ बुक्स ले सकते हो वो डिपेंड करता है रेट के ऊपर। तो बुक का रेट और आपको दिए गए पैसों से मिलने वाली जो बुक्स हैं उनका नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स एंड द रेट ऑफ बुक, ये दोनों चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी या इन्वर्सली वेरिएट करेंगी, इनडायरेक्टली वेरिएट करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि जैसे जैसे बुक का रेट बढ़ेगा आपको ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ेंगे, ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ेंगे तो किताबें कम मिलेंगी। समझ रहे कुछ? अगर रेट कम होगा बुक का तो आप ज़्यादा किताबों को ले सकते हो, अगर रेट ज़्यादा होगा तो कम किताबें आएंगी। तो नंबर ऑफ बुक्स जो आप खरीद पाओगे और जो उस बुक का रेट है, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर एक चीज़ को बढ़ाओगे तो उसके ऊपर डिपेंड जो दूसरा चीज़ है वो कम हो जाएगा, और अगर एक चीज़ को कम करते हो तो उसके ऊपर डिपेंड जो दूसरी चीज़ है वो बढ़ जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा बुक्स आपको मिले तो रेट कम करना पड़ेगा बुक का, और अगर आप चाहते हो कि कम बुक्स मिले तो रेट बढ़ाना पड़ जाएगा बुक्स का। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तीसरी एग्जांपल आपको देता हूँ, स्पीड ऑफ कार एंड द टाइम टेकन टू रीच योर डेस्टिनेशन। कार की स्पीड कितनी है और घर तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम लगा रही है, ये दोनों चीज़ें, स्पीड ऑफ कार एंड द टाइम टेकन, ये दोनों चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, जैसा कि इस एग्जांपल में भी हमने किया है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी टाइम कम लगेगा घर तक पहुंचने के लिए, जैसे जैसे स्पीड कम होगी
ठीक है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो टाइम हमको कम लगेगा घर तक पहुंचने के लिए, लेकिन जैसे जैसे स्पीड कम होगी तो टाइम हमको ज़्यादा लगेगा अपने घर तक पहुंचने के लिए। तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक चीज़ को मैं बढ़ाता हूँ तो दूसरी चीज़ उसके ऊपर डिपेंडेंट जो है वो कम हो जाती है। चौथी एग्जांपल आपको और देता हूँ मैं। चौथी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको एक टैंक की, जिसके बीच में मैंने पाइप लगा के रखी हुई है उस टैंक को भरने के लिए। ठीक है, मान लेते हैं जब 2 पाइपें लगाई थी तो 4 घंटे का टाइम लग रहा था इस टैंक को भरने के लिए। ठीक है, पाइपों का नंबर कितना है 2, पाइपों का नंबर कितना है 2, टाइम कितना लग रहा था भरने के लिए 4 घंटे। अगर मैं पाइपों का नंबर यहाँ पर 2 की बजाय 4 कर दूँ तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम फिर 2 ही घंटे लगेंगे। पाइपों को 4 कर दिया तो टाइम कम लगेगा। 2 पाइपें थी तो 4 घंटे लग रहे थे, 4 पाइपें होंगी टैंक को भरने के लिए तो 2 घंटे का टाइम लगेगा इस टैंक को भरने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं पाइप्स का नंबर बढ़ाता जा रहा हूँ टाइम यहाँ से कम होता जा रहा है। जैसे जैसे आप पाइप्स का नंबर कम करते जाओगे यहाँ से टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ पाइप्स होंगी इस केस में और जो टाइम है उस टैंक को भरने के लिए, ये दोनों चीज़ें इन्वर्सली वेरिएबल होंगी एक दूसरे के, और इन्वर्स प्रोपोर्शन में ये क्वांटिटीज़ होंगी, क्योंकि एक चीज़ अगर बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। तो ये भी एक अच्छी एग्जांपल है इन्वर्स प्रोपोर्शन को समझने के लिए। 5वीं एग्जांपल की अगर बात करूं तो 5वीं एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि यू आर गिवन फिक्स्ड नंबर ऑफ एप्पल्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग चिल्ड्रन। आपको फिक्स्ड नंबर दिया गया है एप्पल्स का, आपको कहा जाता है कि उसको आपने बच्चों के बीच में बांटना है। जब आप बांटोगे तो क्या होगा, हर एक बच्चे के हिस्से में कुछ एप्पल्स आएंगे, है ना। मान लेते हैं हमारे पास 50 एप्पल हैं। उन 50 एप्पल्स को अगर आप 10 बच्चों के बीच में बांटोगे तो हर एक बच्चे को कितने एप्पल मिलेंगे, 5-5। ठीक है, लेकिन अगर आप उन्हीं एप्पल्स को 10 की बजाय 20 बच्चों के बीच में बांटोगे तो कितने कितने एप्पल आएंगे, बताओ बताओ। तो आएंगे हमारे पास 2.5 एप्पल, 2 और आधा। अब बताओ 5 ज़्यादा थे कि 2.5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा थे। तो जब 5 थे तब हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था वो कितने थे, 10। तो एप्पल आ रहे थे हर एक के हिस्से में 5-5। जैसे ही स्टूडेंट्स को हमने 20 कर दिया तो हर एक स्टूडेंट के हिस्से में आने वाले जो एप्पल थे वो कितने हो गए, 2.5। कितने कितने, 2.5, मतलब 2.5 एप्पल एक एक बंदे के, एक एक बच्चे के हिस्से में आया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम बच्चों का नंबर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर हम बच्चों के नंबर को बढ़ाते हैं तो हर एक बच्चे के हिस्से में आने वाले जो सेब हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चों का नंबर अगर मैं कम करता हूँ तो हर एक बच्चे के हिस्से में आने वाले सेब का जो नंबर है वो बढ़ जाता है। एक चीज़ को कम करता हूँ तो दूसरी चीज़ बढ़ जाती है, ठीक है, और एक को अगर बढ़ाता हूँ तो दूसरी कम हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें, नंबर ऑफ एप्पल्स जो कि हर एक बच्चे को मिलने वाला है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनके बीच में हम सेब को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ये दोनों नंबर्स जो होंगे इन्वर्सली वेरिएबल होंगे, या इन्वर्स वेरिएशन में या इन्वर्स प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, तो ये था इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसकी मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स समझा दिए। आगे जाने से पहले आपको फिर से समझा देता हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का भी, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये
इन्वर्स प्रोपोर्शन ख़त्म होता है। आगे हम इसकी एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको फिर से थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में x जो होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और x इक्वल टू k इंटू वाई, जो कि k यहाँ पर कांस्टेंट होता है। k की वैल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में किसके बराबर होती है? x ओवर y के बराबर। क्यों, कैसे? देख लो, k इंटू वाई था, यही y जब इस साइड में जाएगा, यहाँ पर y मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड में डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो x ओवर y बन जाएगा, x ओवर y इक्वल टू k। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो कांस्टेंट है k दैट इज इक्वल टू x ओवर y, मतलब पूरे टेबल के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में x ओवर y सेम रहता है। तो x1 ओवर y1 इक्वल टू x2 ओवर y2 इक्वल टू x3 ओवर y3 इक्वल टू xn ओवर yn होता था, और उसी को यूज़ करके हम अननोन क्वांटिटी को निकाल लेते थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के टेबल में। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में या इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में हम क्या लिखते हैं? x इज, ठीक है, ये प्रोपोर्शन का साइन है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर क्या था? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू y, यहाँ पर सीधा y लिखा जाता था। इनवर्स प्रोपोर्शन को शो करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 1/y लिखते हैं। y नहीं लिखा, क्या लिखा? 1/y। इसी 1/y की वजह से ही ये जो साइन है इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ा जाता है, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन हम क्या कह सकते हैं? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, और यहाँ पर x इक्वल टू k ओवर y हो जाता है। k यहाँ पर कांस्टेंट, और k की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा? y चला जाएगा इस साइड में, क्योंकि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर था, इस साइड में न्यूमरेटर बन जाएगा, तो x इंटू वाई हो जाएगा। k जो हमारे पास आ रहा है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में या इनवर्स प्रोपोर्शन में दैट इज इक्वल टू एक्स वाई, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन के टेबल में x इंटू वाई जो है वो सेम रहने वाला है। तो इसके मुताबिक अगर मैं चलूँ, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 इक्वल टू x3 इंटू y3 इक्वल टू xn इंटू yn होता है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 12.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। एक ही क्वेश्चन करेंगे हम इस एक्सरसाइज का, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट है, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन? नंबर 1, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। किसी काम को करने के लिए जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और उस काम को ख़त्म करने के लिए जो टाइम लग रहा है, इन दोनों का कंपैरिजन अगर करूं तो ये किस तरीके से वेरिएट करेंगे? डायरेक्ट वेरिएशन में होगी कि इनवर्स वेरिएशन में? तो ये इनवर्स वेरिएशन में। कैसे? क्योंकि हमने पीछे एग्जांपल किया, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाते जाते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उस काम को करने के लिए जो लगने वाला टाइम है वो कम होता जाता है। तो टाइम और नंबर ऑफ वर्कर्स जो होता है किसी काम को करने के लिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो क्या लिखा है इसके लिए मैंने? फर्स्ट स्टेटमेंट के आगे इन्वर्स प्रोपोर्शन। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। कहता है कि किसी यात्रा के ऊपर, किसी जर्नी के ऊपर हम निकले हुए हैं, ठीक है, और हम किसी डिस्टेंस को कवर करेंगे, जाहिर सी बात है डिस्टेंस को कवर करेंगे विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हम स्पीड को कोई भी तब्दीली नहीं कर रहे हैं, जिस स्पीड के साथ चले हुए हैं उसी स्पीड के साथ में चलेंगे। तो क्या टाइम टेकन फॉर जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल, जो हम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और जो टाइम हमको लगेगा उस जर्नी को कंप्लीट करने में, ये दोनों चीज़ें क्या होंगी? डायरेक्ट वेरिएशन में होंगी कि इन्वर्स में? तो ये डायरेक्ट पोर्शन होगी, डायरेक्ट वेरिएशन में होगी। कैसे? जितना ज़्यादा हम टाइम लगाएंगे जर्नी को करने के लिए,
उतना ही ज़्यादा हम डिस्टेंस को भी कवर करेंगे। ज़्यादा चलेगी ना गाड़ी उस टाइम पे, जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना ही ज़्यादा वो डिस्टेंस को भी कवर करेगी गाड़ी, इसीलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आएगा। तो क्या आएगा इसके लिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। क्रॉप हार्वेस्टेड का मतलब होता है खेत की पैदावारी, ठीक है, फसल की पैदावारी, ठीक है। और कल्टिवेटेड लैंड, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड कि कितनी जगह के ऊपर हम फसल को लगा रहे हैं, कितनी जगह पर हम फसल को लगा रहे हैं और हमको उसके बदले में जो क्रॉप हमको मिल रही है, जो फसल हमको मिल रही है वो कितनी मिल रही है। ये दोनों चीज़ें जो होंगी ये डायरेक्ट वेरिएशन में होंगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हम एरिया के ऊपर फसल को लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमको पैदावार भी मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा हमको फसल भी ज़्यादा मिलेगी। जितना हम कम एरिया लगाएंगे फसल भी हमको उससे मिलने वाली जो होगी वो कम होगी। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल। स्पीड ऑफ व्हीकल कहता है फिक्स्ड जर्नी। फिक्स्ड जर्नी का मतलब जहाँ पर डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है।
थैंक यू।